क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जोखिम या रिस्क होता क्या है? कुछ लोगों के लिए रिस्क मतलब जान को खतरे में डालना, जैसे ऊंचाई से कूदना, फायरिंग जोन में जाना या बिजनेस में करोड़ों लगाना। तो कुछ लोगों के लिए रिस्क मतलब किसी को ना कहना, अपनी जॉब छोड़ना या कोई नया रास्ता चुनना। पर असली सवाल यह है, क्या रिस्क लेना पागलपन है या यह एक कला है? क्या रिस्क से भागना ही समझदारी है या उसे अपनाना सीखना ही जिंदगी है? लेखिका काइट सुकेल अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में कहती हैं कि रिस्क कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक कला है। एक ऐसी कला जो दिमाग से निकली है, अनुभव से पनपी है और सोच से निखरी है। जोखिम की परिभाषा: रिस्क अनिश्चितता प्लस संभावना प्लस निर्णय। जब हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसमें परिणाम तय नहीं है, पर उसका असर हमारी जिंदगी पर बड़ा हो सकता है, वहीं रिस्क होता है। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय रिस्क लेता है, एक पायलट तूफान में लैंडिंग का रिस्क लेता है, एक लड़का अपने सपनों के लिए घर छोड़ देता है। यह भी रिस्क है, मतलब रिस्क हर जगह है, रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक। पर रिस्क की एक इंटरनल परिभाषा भी होती है। हर इंसान के लिए जोखिम का मतलब अलग होता है। किसी के लिए शादी करना रिस्क है, तो किसी के लिए शादी ना करना रिस्क है। कैट सुकेल रिस्क को कई श्रेणियों में बांटती है। एक, शारीरिक रिस्क, फिजिकल रिस्क, जैसे पर्वतारोहण, आर्मी मिशन, सर्जरी आदि। दो, भावनात्मक रिस्क, इमोशनल रिस्क, किसी से प्रेम का इजहार करना, अपनी कमजोरी जाहिर करना। तीन, सामाजिक रिस्क, सोशल रिस्क, भीड़ के खिलाफ बोलना, अलग राह चुनना। चार, आर्थिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, निवेश करना, बिजनेस शुरू करना। पांच, नैतिक रिस्क, मॉरल रिस्क, कोई कठिन पर निर्णय लेना जहां मूल्य टकराते हैं। हर इंसान अपने अपने स्तर पर यह रिस्क ले रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई डर कर रिस्क लेता है, कोई सोचकर, कोई बेहिसाब और कोई बिल्कुल नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि समाज में रिस्क लेने वालों को या तो नायक माना जाता है या मूर्ख। उदाहरण: सफलता मिली, वह तो विजनरी था, रिस्क लेकर गेम बदल दिया। फेल हो गया, पहले ही पता था, पागल था, इतना रिस्क क्यों लिया। मतलब समाज का नजरिया परिणाम आधारित होता है, न कि प्रक्रिया आधारित। पर लेखक कहती हैं, रिस्क को रिजल्ट से मत मापो, सोच से मापो। हमारे दिमाग में एक सिस्टम है जो रिस्क को पहचानता है। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में आते हैं तो तीन चीजें एक्टिव होती हैं। एक, अमिगडाला डर पैदा करता है। दो, हिपोकैम्पस पुरानी यादें निकालता है। तीन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फैसला करता है। अब अगर आपकी प्रैक्टिस, सोच और अनुभव मजबूत है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डर को कंट्रोल करता है। पर अगर डर ज्यादा है और तर्क कम, तो अमिगडाला हावी हो जाता है और हम रिस्क से भागते हैं। सोचिए, आपकी जिंदगी में जितने बड़े बदलाव आए, वो किसी न किसी रिस्क से जुड़े थे। नई जॉब लेना, गलत रिलेशन छोड़ना, शहर बदलना, अपना काम शुरू करना। हर बार आपके सामने दो रास्ते थे, सुरक्षित और अनिश्चित, और आपने जो चुना उसी ने आपको आज की जगह पहुंचाया। इसलिए लेखक कहती हैं, रिस्क इज नॉट अ चांस, इट्स अ चॉइस। रिस्क कोई जुआ नहीं, वो आपकी सोचने की कला है। रिस्क टेकर और रिस्क अवॉइडर में फर्क: रिस्क टेकर वो लोग होते हैं जो डर को फेस करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं और फिर फैसला लेते हैं। वहीं रिस्क अवॉइडर वो लोग होते हैं जो डर की वजह से कोई कदम ही नहीं उठाते। पर क्या रिस्क टेकर पागल होते हैं? बिल्कुल नहीं। वो अपनी सीमाओं को जानते हैं, पर उनसे डरते नहीं। उदाहरण: एक सैनिक जानता है खतरा क्या है, एक क्लाइंबर जानता है नीचे गिरना क्या होता है, एक बिजनेसमैन जानता है घाटा क्या होता है, पर फिर भी वो तैयारी के साथ रिस्क लेते हैं। यहां से आता है द आर्ट ऑफ रिस्क, रिस्क लेने की तैयार की गई समझदारी। कैट सुकेल ने रिस्क को केवल एक भावना या जुआ नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे एक स्किल कहा जो सीखी, सिखाई और सुधारी जा सकती है। उन्होंने न्यूरोसाइंस, बिहेवियरल साइकोलॉजी और रियल लाइफ के स्टडीज के जरिए साबित किया है कि रिस्क लेने की प्रवृत्ति कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह सीखी जा सकती है, जैसे एक कला। रिस्क हर इंसान की जिंदगी में होता है। सोचने का तरीका ही तय करता है कि आप रिस्क को मौके में बदलते हैं या डर में। रिस्क एलियंस दिमाग प्लस भावनाएं प्लस निर्णय, रिस्क लेने की आदत
अनुभव और प्रैक्टिस से आती है। द आर्ट ऑफ रिस्क का पहला सबक यही है। रिस्क को पहचानो, उससे भागो मत, उसे समझो और उसे अपनी ताकत बनाओ। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि रिस्क लेना या ना लेना हमारे अंदर एक नेचुरल गुण है, कि कोई जन्म से ही रिस्क टेकर होता है और कोई डरपोक। पर न्यूरोसाइंस यानी दिमाग के विज्ञान से यह बात झूठी साबित होती है। कैटसुकेल कहती हैं, रिस्क लेने की क्षमता आपके ब्रेन की एक प्रक्रिया है जिसे बदला, सुधारा और ट्रेन किया जा सकता है। हमारा दिमाग कई हिस्सों से मिलकर बना है। रिस्क लेते समय इनमें मुख्यतः 3 हिस्से एक्टिव होते हैं। 1. अमिगडला, डर का मुख्य केंद्र। यह ब्रेन का सबसे पुराना हिस्सा है। जब कोई खतरे वाली स्थिति सामने आती है तो यह हिस्सा तुरंत एक्टिव हो जाता है और एक चेतावनी भेजता है, डर, खतरा, दूर भागो। जैसे ही आप सोचते हैं, क्या यह फैसला ठीक होगा, अमिगडला तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। अगर गलत हुआ तो शर्म, नुकसान, आलोचना। यही हिस्सा फाइट या फ्लाइट का निर्णय करता है। 2. हिपोकैम्पस, यादें और अनुभव। यह हिस्सा पुरानी यादों को जगाता है। अगर आप पहले किसी रिस्क में सफल हुए हैं तो यह हिम्मत देता है। अगर आप फेल हुए हैं तो यह डर को और बड़ा बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहले किसी रिलेशनशिप में दर्द झेला है तो अगली बार किसी से जुड़ने में हिपोकैम्पस आपको डर से भर देगा। 3. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोचने, तर्क करने और प्लानिंग का केंद्र। यह दिमाग का सबसे समझदार हिस्सा है। यह आपको सोचने, विश्लेषण करने और फैसले लेने की क्षमता देता है। यही हिस्सा यह तय करता है कि क्या यह रिस्क सही है, क्या नुकसान से ज्यादा फायदा हो सकता है, क्या मुझे ये करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। सफल रिस्क टेकर इस हिस्से का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। अब सवाल यह है, जब रिस्क सामने होता है तो क्या होता है। ब्रेन में अमिगडला, डर और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तर्क में एक संघर्ष शुरू होता है। अगर आप घबराए हुए हैं तो अमिगडला जीत जाता है, आप पीछे हट जाते हैं। अगर आप शांत और तैयार हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्क को तौलता है, योजना बनाता है और आप आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि अनुशासित और शांत लोग ज्यादा समझदारी से रिस्क लेते हैं। कैटसुकेल ने किताब में कई न्यूरोसाइंस स्टडीज का जिक्र किया है। एक मशहूर रिसर्च में प्रतिभागियों को 2 विकल्प दिए गए। एक ऐसा विकल्प जिसमें 100% गारंटी थी कि उन्हें RA500 मिलेंगे। 2. दूसरा विकल्प जिसमें 50-50 चांस था, या तो R से 1000 मिलेंगे या कुछ नहीं। ज्यादातर लोगों ने पहला विकल्प चुना क्योंकि हमारा दिमाग नुकसान से ज्यादा डरता है फायदा मिलने की संभावना से। इस डर को कहते हैं लॉस अवर्जन बायस, यानी नुकसान से बचने के लिए फायदा छोड़ देना। हर बार जब आप किसी रिस्क से बचते हैं तो आपका अमिगडला और मजबूत हो जाता है। वो सिखाता है, देखा, बच गए। इससे आपकी रिस्क लेने की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। आप छोटी छोटी बातों में भी डरने लगते हैं और सेफ जोन ही आपकी दुनिया बन जाती है। पर जो लोग बार बार रिस्क लेते हैं उन्हें दिमाग सिखाता है, देखा, रिस्क लिया और तुम बचे भी, सीखे भी, आगे बढ़े भी। इससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है और यही बनाता है उन्हें एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। कैटसुकेल कहती हैं कि रिस्क लेने के लिए ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है, जैसे मसल्स को ट्रेन किया जाता है। 5 आसान तरीके। 1. डर को पहचानो, उससे लड़ो मत। डर आना नेचुरल है, उसे दुश्मन मत बनाओ, उसे समझो। 2. छोटे फैसलों में रिस्क लो, रोजमर्रा की चीजों में नए रास्ते चुनो, जैसे नई जगह जाओ, किसी से बातचीत शुरू करो, कुछ नया सीखो। 3. रिफ्लेक्ट करो, जब भी कोई रिस्क लो उसके परिणाम को समझो। क्या मैंने सही सोचा, कहां गलती हुई, क्या अगली बार बेहतर कर सकता हूं। 4. विजुअलाइजेशन टेक्निक। रिस्क लेने से पहले अपनी कल्पना में खुद को सफल होते हुए देखो, यह दिमाग को सकारात्मक संकेत देता है। 5. फीडबैक लो दोस्तों, मेंटर्स से सलाह लो, वे तुम्हारी सोच को बेहतर दिशा दे सकते हैं। बच्चों में अमिगडाला पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसलिए वे बिना डरे ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, अनजान से दोस्ती कर लेते हैं। समय के साथ जब डर सिखाया जाता है, गिर जाएगा मत कर, नुकसान होगा मत सोच, तो उनका अमिगडाला शक्तिशाली बन जाता है और वे रिस्क से डरने लगते हैं।
इसलिए लेखक सलाह देती हैं, बच्चों को सोचने, गलती करने और सीखने दो, तभी वे रिस्क को समझना और अपनाना सीखेंगे। जब आप किसी रिस्क भरी स्थिति में हों, तो गहरी सांस लें, इससे अमिग्डला शांत होता है। प्रक्रिया पर फोकस करें, नतीजे पर नहीं। अपने डर को नाम दो, कहो मैं घबरा रहा हूं क्योंकि। इससे डर का आकार छोटा हो जाता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन रोज करें, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि नेवी सील्स जैसे सैनिक, फाइटर पायलट्स, सर्जन, हाई स्टेक जुआरी या बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आखिर कैसे रिस्क लेते हैं? वे तो जिंदगी और मौत से खेलते हैं, करोड़ों का दांव लगाते हैं, जीवन बदलने वाले फैसले लेते हैं और फिर भी शांत, केंद्रित और प्रोफेशनल रहते हैं। आखिर उनके दिमाग में क्या चलता है? कैट सुकेल कहती हैं, सफल रिस्क टेकर रिस्क को मौके की तरह देखते हैं, न कि खतरे की तरह, जिसे हम कह सकते हैं ग्रोथ बेस्ड रिस्क माइंडसेट, यानी सीखने पर केंद्रित सोच। उनकी सोच के 5 पिलर्स। 1. अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना। वे जानते हैं कि आउटकम तय नहीं होता, पर फिर भी फैसला लिया जा सकता है। 2. फेलियर को लर्निंग का हिस्सा मानना। असफलता को वे एक प्रोसेस मानते हैं, अंत नहीं। 3. डेटा प्लस इंस्टिंक्ट। दोनों पर भरोसा करना। वे तर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन अंत में गट फीलिंग को भी जगह देते हैं। 4. डिसीजन पैरालिसिस से बचना। वे जानते हैं कि सही समय पर लिया गया इम्परफेक्ट निर्णय परफेक्ट निर्णय से बेहतर होता है, जो कभी लिया ही न गया हो। 5. इमोशन को गाइड बनने देते हैं। ड्राइवर नहीं, डर, उत्साह, लालच, ये सब महसूस करते हैं, पर इनके अधीन नहीं होते। नेवी सील्स दुनिया के सबसे कठिन और खतरनाक सैनिक माने जाते हैं। उन्हें ऐसे ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया जाता है जहां एक भी सेकंड की देरी मौत ला सकती है। केट सुकेल कहती हैं कि सील्स की ट्रेनिंग सिर्फ हथियार या ताकत की नहीं होती, बल्कि सोचने के तरीके की होती है। उनकी सोच, फियर इज इंफॉर्मेशन नॉट इंस्ट्रक्शन, यानी डर बताता है कि खतरा है, पर यह नहीं कहता कि तुम पीछे हट जाओ। स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट, यानी शांत होकर सोचो, फिर तेज और सटीक एक्शन लो। सील्स की सोच रणनीतिक होती है। वो रिस्क को तोलते हैं, टीम पर भरोसा करते हैं और लगातार योजना बनाते रहते हैं। केट सुकेल ने कई प्रोफेशनल जुआरियों से बात की। उनका रिस्क लेना कोई जुआ नहीं होता, बल्कि गणना होती है। उदाहरण, पोकर खिलाड़ी, वे ऑड्स गिनते हैं, ओपोनेंट्स के चेहरे पढ़ते हैं, ब्लफ करते हैं, पर इंट्यूशन से हारते हैं तो एनालाइज करते हैं। उनका नियम है, इमोशन हटाओ, डेटा लाओ। रिस्क को समझो, उससे डर मत। एक सर्जन के सामने हर मिनट रिस्क होता है। अगर हाथ कांप गया या एक निर्णय गलत हुआ, जान जा सकती है। तो सर्जन कैसे सोचते हैं? वे वर्स्ट केस सिनेरियो पहले विजुअलाइज करते हैं, डिसीजन ट्री बनाते हैं। अगर एक्स नहीं हुआ तो वाई करेंगे, बैकअप प्लान तैयार रखते हैं। और सबसे जरूरी, वे पैनिक नहीं करते। उन्हें मालूम है, ए काल्म माइंड कट्स शार्पेस्ट। सर्जन रिस्क को अवॉइड नहीं करते, वे उसे मैनेज करते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क या भारत में धीरूभाई अंबानी। इन लोगों ने ऐसे कदम उठाए जो आम लोगों को पागलपन लगे, पर उन्होंने क्या किया? क्लियर विजन बनाया, रिस्क का रोड मैप तैयार किया, नुकसान की भी कल्पना की और फिर बिना इमोशनल अटैचमेंट के डिसीजन लिया। उन्होंने फेलियर को प्रोसेस माना, न कि पहचान। उनके लिए रिस्क इज द प्राइस यू पे फॉर डूइंग समथिंग वर्थवाइल। पहलुआम सोच सफल रिस्क टेकर निर्णय डर के आधार पर जानकारी प्लस अनुभव के आधार पर असफलता हार मानना सीखने का मौका समय इंतजार करते हैं। मौके पहचान कर तुरंत एक्शन फोकस। क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या मैं सीखूंगा या जीतूंगा? भावना डर हाविडर का विश्लेषण। केट सुकेल ने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया जो लगभग हर सफल रिस्क टेकर में मिला। 1. क्लैरिटी, सोच में स्पष्टता। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनके लक्ष्य धुंधले नहीं होते। 2. कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा, उनका आत्मविश्वास अनुभव से आता है, घमंड से नहीं। 3. कंट्रोल, रिस्क की स्थिति को संभालने की रणनीति, बैकअप प्लान, प्लान बी, प्लान सी तैयार रखते हैं। कैसे विकसित करें रिस्क टेकर माइंडसेट? 1. फियर जर्नलिंग करें, रोज लिखें कि आपको किस चीज से डर लगता है और क्यों। 2. फेलियर रिज्यूम बनाएं,
अपनी असफलताओं को एक सीवी की तरह लिखें और उनसे सीखी बातों को भी। 3. रिस्क रूटीन बनाएं, हर हफ्ते एक छोटा रिस्क लें। 4. क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस करें, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्या खो दूंगा, पूछिए। 5. डिसीजन टाइमिंग इंप्रूव करें, कुछ फैसले 30 सेकंड में, कुछ 30 मिनट में, कुछ 30 दिन में लें। रिस्क लेना साहस है, पर लापरवाही करना मूर्खता। बहुत बार लोग सोचते हैं कि रिस्क ले रहे हैं, लेकिन असल में वे एक अंधे कुएं में कूद रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग रिस्क से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर अनिश्चितता लापरवाही है। पर क्या ये दोनों एक ही बात है? नहीं। कैट सुकेल कहती हैं, रिस्क इज अबाउट कैलकुलेशन, रेकलेसनेस इज अबाउट इम्पल्स। यानी रिस्क एक गणना है, लापरवाही एक आवेग। पहली नजर में दोनों कैसे दिखते हैं? दोनों ही परिस्थितियों में आप अनिश्चितता में कदम रखते हैं, नतीजे साफ नहीं होते, डर होता है, जोश भी, लेकिन फर्क वहां आता है जहां तैयारी, सोच और उद्देश्य काम करते हैं। आइए समझें 2 लोगों के उदाहरण से। 1. रवि ने RS2 लाख एक नए बिजनेस में लगाए। उसने रिसर्च की, सलाह ली, बैकअप प्लान रखा। 2. सोहन ने RS2 लाख एक दोस्त के कहने पर क्रिप्टो में लगा दिए। ना कोई समझ, ना रिसर्च, बस शायद बड़ा मुनाफा मिलेगा। रवि ने रिस्क लिया, सोहन ने लापरवाही की। गुण स्मार्ट, रिस्क लापरवाही, उद्देश्य स्पष्ट धुंधला या भावनात्मक, डेटा मौजूद नहीं के बराबर, योजना बैकअप प्लान, शामिल कोई रणनीति नहीं, भावना नियंत्रित आवेग में लिया। निर्णय अनुभव पूर्व सीख से प्रेरित, बिना सोचे समझे, परिणाम मापा जा सकता है, अनपेक्षित और अनियंत्रित। कैट सुकेल बताती हैं कि रिस्क लेने की सोच विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल होती है, जबकि लापरवाही की सोच तात्कालिक और इमोशनल। रिस्क लेने वाला पहले सवाल करता है, क्या मैं इससे सीख सकता हूं? अगर असफल हुआ तो प्लान बी क्या है? क्या मैंने ऐसे हालात पहले देखे हैं? लापरवाह व्यक्ति सोचता है, जो होगा देखा जाएगा, सभी कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? अगर सफल हो गया तो सब वाह वाह करेंगे। क्या आप किसी बड़ी पर्पस के लिए रिस्क ले रहे हैं? क्या आपका सपना इतना बड़ा है कि डर उसके आगे छोटा लगे? इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देते। उनके रिस्क किसी दिखावे के लिए नहीं होते, वे उद्देश्य के लिए होते हैं। EQ का चौथा स्तंभ, सहानुभूति, एम्पैथी। रिस्क सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, वह कई बार दूसरों को भी प्रभावित करता है। एक अच्छा रिस्क टेकर समझता है कि उसका फैसला उसके परिवार पर क्या असर डालेगा, टीम के लोग क्या महसूस करेंगे, फेल होने पर दूसरों को कैसे संभालना है। सहानुभूति से भरा व्यक्ति बेहतर लीडर और बेहतर निर्णय लेने वाला होता है। EQ का 5वां स्तंभ, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। जब आप दूसरों से संवाद करना जानते हैं, उनकी बात सुनते हैं, फीडबैक लेते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, तो रिस्क लेना एक सामूहिक यात्रा बन जाती है। केट सुकेल कहती हैं, हाई EQ लीडर्स अपने रिस्क को अकेले नहीं उठाते, वे लोगों को साथ लेकर चलते हैं और यही उनकी ताकत होती है। सर्वे बताते हैं 80% सफल लीडर्स की सफलता का कारण उनका EQ होता है, IQ नहीं। EQ वाले लोग रिस्क के बाद फेलियर को पर्सनल नहीं लेते, वे उससे सीखते हैं। EQ वाले लोग अकेले नहीं टूटते, टीम के साथ बाउंस बैक करते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स जितने विजनरी थे, उतने ही EQ से भरपूर भी। वे खुद को अच्छी तरह जानते थे, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। उन्होंने हर रिजेक्शन को सीखा, न कि हार माना। उन्होंने अपने इमोशंस को कंपनी के विजन में ढाला। उन्होंने दूसरों की भावनाओं को पहचान कर महान टीम बनाई। उनका रिस्क आईफोन बनाना पूरी दुनिया बदल गया। और ये सिर्फ तकनीकी समझ से नहीं हुआ, बल्कि EQ से। EQ को कैसे बढ़ाएं? 1. सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाएं। मैं डर रहा हूं को बदलें। मैं एक बड़ा फैसला ले रहा हूं और यह स्वाभाविक है। 2. रोज 5 मिनट जर्नलिंग करें। आज मैं किस भावना से संचालित था? क्या मेरा निर्णय भावना में बहकर था? 3. एक्टिव लिसनिंग की आदत डालें। जब कोई बात करे, बीच में ना काटें, सिर्फ सुने, एम्पैथी बढ़ेगी। 4. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। रिस्क लेने से पहले शुक्रगुजार बनना आपको मानसिक शक्ति देता है। 5. फीडबैक से न भागें। भावनाओं को संभालकर फीडबैक लेना EQ को मजबूत करता है।
कोई भी रिस्क एक दिन में नहीं लिया जाता और न ही कोई इंसान एक दिन में रिस्क टेकर बनता है। हर बड़ा निर्णय, हर कठिन रिस्क एक लंबी तैयारी और अभ्यास की उपज होता है। केट सुकेल कहती हैं, रिस्क लेना एक आदत है और आदतें रोज की जाती हैं। जैसे बॉडी बिल्डर जिम में जाकर अपनी बॉडी बनाते हैं, वैसे ही रिस्क लेने वाले लोग रोज छोटे छोटे अभ्यासों से अपनी मानसिक ताकत बनाते हैं। करेज इज नॉट बॉर्न, इट इज बिल्ट, रेपिटिशन बाय रेपिटिशन। केट कहती हैं कि आपका दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है। जैसे जैसे आप उसे अनिश्चितता और नए निर्णय की तरफ धकेलते हैं, वो और मजबूत होता जाता है। हर आदत 3 स्टेप्स में बनती है। 1 क्यू, संकेत, कोई परिस्थिति या ट्रिगर दो। रूटीन, दिनचर्या जो आप करते हैं। 3 रिवॉर्ड, इनाम, आपको जो मिलता है जैसे ही आप यह चक्र रोज दोहराते हैं। रिस्क आपकी आदत बन जाती है। बड़ा रिस्क लेने से पहले छोटे छोटे रिस्क लेने की आदत डालो। केट सुकेल इसे कहती हैं माइक्रो रिस्क मेथड। किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत शुरू करना, किसी मीटिंग में पहले बोलना, सोशल मीडिया पर अपनी राय खुलकर रखना, किसी पुराने डर का सामना करना जैसे ऊंचाई, भीड़ या अस्वीकृति। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं, मैं असहजता में भी टिक सकता हूं। कैट सुझाव देती हैं कि आप एक 30-डे रिस्क चैलेंज अपनाएं। हर दिन एक छोटा रिस्क लो और उसे लिखो। दिन रिस्क परिणाम। 1 बॉस से अपनी बात कहना, आत्मविश्वास बढ़ा। 2 दोस्त से असहमति जताना, सच्चा संवाद हुआ। 3 अपनी राय पब्लिकली शेयर करना, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 30 दिन बाद आप देखेंगे कि डर छोटा हो गया, आत्मविश्वास बढ़ा, सोच साफ हुई। मानसिक अभ्यास, रिस्क टेकर माइंडसेट कैसे बनाएं? 1 विजुअलाइजेशन टेक्निक। रोज 5 मिनट आंख बंद करके कल्पना करें कि आप कोई रिस्क लेते हैं और सफल रहते हैं। जैसे इंटरव्यू देना, स्टेज पर बोलना, बड़ा निवेश करना। इससे दिमाग सकारात्मक अनुभव से जुड़ता है। 2 एफर्मेशंस बोलें, मैं सोच समझकर फैसले लेता हूं, मैं असहजता में भी स्थिर रह सकता हूं, रिस्क मेरे विकास का जरिया है। 3 ग्रैटिट्यूड ग्रोथ जर्नलिंग। हर दिन लिखें, आज मैंने कौन सा छोटा रिस्क लिया, मैंने उससे क्या सीखा, मैं उसके लिए आभारी क्यों हूं। एलोन मस्क बचपन से नए नए प्रयोग करते थे। उन्होंने छोटे छोटे विचारों के रिस्क लिए, जैसे पढ़ाई से हटकर रॉकेट्स में ध्यान लगाना। मैल्कम ग्लैडवेल लेखक हर विषय पर रिसर्च करके लिखते, उन्होंने हर बार नए विचारों पर कलम चलाई, रिस्क लिया कि लोग पसंद करेंगे या नहीं। नेहा काल्पनिक केस, एक शर्मीली लड़की जिसने हर दिन एक नया रिस्क लिया। 1 साल में वह टेडेक्स स्पीकर बन गई, बस रोज थोड़ा आगे बढ़कर। कैट कहती हैं, अगर आप रोज खुद को थोड़ा असहज करते हैं तो मुश्किल वक्त में आप हिलते नहीं। यह आदत बनती है। थोड़ा कठिन पढ़ना, अलग लोगों से जुड़ना, फीडबैक मांगना, असफलता का सामना करना, इससे आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल बढ़ता है। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ आसान लगता है, लेकिन वहां कोई विकास नहीं होता। जब आप उससे बाहर जाते हैं, आप घबराते हैं, पर वही घबराहट आपकी मांसपेशियों को बनाती है। रिस्क लेने के लिए आपको पहले आराम छोड़ना होगा। रिस्क लेने की शक्ति को बनाए रखने के 5 अभ्यास। 1 रोज 1 न सुनो, रिजेक्शन को सहने की ताकत लो। 2 हफ्ते में 1 बार कुछ नया ट्राई करो, नया खाना, नया रूट, नया शौक। 3 सोच से पहले प्रतिक्रिया रोको, 10 सेकंड रुक कर फैसला करो। 4 रिस्क मैपिंग करो, महीने भर के संभावित रिस्क की लिस्ट बनाओ। 5 पोस्ट रिस्क रिफ्लेक्शन, हर रिस्क के बाद खुद से पूछो, क्या सीखा, अगली बार क्या बदलूंगा। सबसे बड़ा रिस्क, किसी को दिल से चाहना और यह न जानना कि वो भी आपको उतना ही चाहता है या नहीं। जब बात रिश्तों की आती है तो रिस्क सिर्फ पैसों या करियर का नहीं होता, यह आत्मा का होता है, दिल का होता है। कैट सुकेल कहती हैं, इमोशनल कनेक्शन में लिया गया रिस्क सबसे बड़ा और सबसे जरूरी रिस्क होता है। रिश्तों में रिस्क वो क्या है? जब आप किसी से जुड़ते हैं, चाहे वो रोमांटिक रिलेशन हो, दोस्ती हो या पारिवारिक रिश्ता, तो आप भावनात्मक रूप से खुद को खोलते हैं। यह रिस्क है क्योंकि सामने वाला आपको अस्वीकार कर सकता है, वह आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है। आप टूट सकते हैं, खो सकते हैं, लेकिन बिना इस रिस्क के कोई रिश्ता सच्चा
और गहरा नहीं बनता। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी को अपनी सच्ची भावना बताना कमजोरी है, पर केट कहती हैं, वल्नरेबिलिटी इज द बर्थ प्लेस ऑफ कनेक्शन। जब आप अपने डर, अपनी सच्चाई, अपनी उम्मीदें किसी के सामने रखते हैं, तभी दूसरा व्यक्ति भी खुलता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना, यह रिस्क है माफी मांगना, यह भी रिस्क है अपनी गलती मानना, यह भी रिस्क है किसी को दूसरा मौका देना। यह सबसे बड़ा रिस्क है। पर बिना इन रिस्क्स के रिश्ते सिर्फ सतही रह जाते हैं। रिश्तों में रिस्क लेने पर दो हिस्से सक्रिय होते हैं। एक, अमिगडला, जो डर महसूस करता है, रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, बिट्रेयल। दो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचता है, क्या ये इंसान भरोसेमंद है? लेकिन कई बार हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमारी प्रेजेंट कनेक्शन को रोकता है। केट बताती हैं, जो लोग पुराने रिश्तों में हर्ट हुए होते हैं, वे नए रिश्तों में रिस्क लेने से डरते हैं। इसलिए हीलिंग इमोशनल रिस्क लेने की क्षमता वापस पाना। रिश्तों में 5 प्रकार के रिस्क। 1, सच बोलने का रिस्क, क्या सामने वाला मुझे जज करेगा? 2, प्रेम प्रस्ताव रखने का रिस्क, क्या वो इनकार करेगा? 3, माफ करने का रिस्क, क्या वह फिर से धोखा देगा? 4, सीमाएं तय करने का रिस्क, क्या रिश्ता टूट जाएगा? 5, किसी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने का रिस्क, क्या मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा? इन सभी में भावनात्मक खतरा है, पर यही इंसानी गहराई को जन्म देता है। रीना और अर्जुन 3 साल साथ थे। एक दिन रीना ने अर्जुन से कहा, मुझे लगता है हम अब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, क्या हम बात कर सकते हैं? यह एक भावनात्मक रिस्क था। डर था कि अर्जुन नाराज हो जाएगा या रिश्ता टूटेगा। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे भी यही लग रहा था, शुक्रिया कि तुमने पहले बोला। उस दिन एक रिश्ता टूटने से नहीं बचा, वह और गहरा हो गया। क्यों? क्योंकि किसी ने भावनात्मक रिस्क लिया। जब हम रिश्ता निभाते हैं बिना कुछ कहे, बिना भावनाएं प्रकट किए, तो धीरे धीरे कनेक्शन खोने लगता है। आप मास्क्स पहन लेते हैं, कम्युनिकेशन रुक जाती है, आप दूर दूर रहते हुए भी साथ रहते हैं। काइट कहती हैं, रिस्क ना लेना धीरे धीरे रिश्ते को खत्म करना है। प्रेम और दोस्ती में रिस्क। प्रेम, क्या वो भी मुझसे प्यार करता है? इसका जवाब तभी मिलेगा जब आप पूछेंगे, क्या वो मुझे फिर से हर्ट करेगा? यह रिस्क लेकर ही पता चलेगा दोस्ती। मैं क्या अपनी परेशानी शेयर कर सकता हूं? क्या वह मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा? सच्ची दोस्ती में भी रिस्क होता है, पर यही फ्रेंडशिप को गहरा बनाता है। रिश्तों में रिस्क लेने के लिए मानसिक तैयारी। ये एक, इमोशनल क्लैरिटी, पहले खुद को समझें, आपको चाहिए क्या। 2, इंटेंट डिफाइन करें, मैं क्यों यह बात कह रहा हूं, क्या यह प्यार से है या प्रतिक्रिया से। 3, ओपन एंडेड कम्युनिकेशन, सामने वाले को भी बोलने दें, रिस्क सिर्फ कहने में नहीं, सुनने में भी है। 4, रिजेक्शन को व्यक्तिगत न लें, कोई अगर मना करे तो वह आपके मूल्य का आकलन नहीं है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब दोनों पक्ष रिस्क लेने को तैयार होते हैं। ईमानदारी का रिस्क, कमजोर दिखने का रिस्क, सच्चाई स्वीकारने का रिस्क और भरोसे का रिस्क। लव इज द अल्टीमेट रिस्क एंड द अल्टीमेट रिवॉर्ड। गिरना हार नहीं है, लेकिन गिरकर उठना छोड़ देना वो जरूर हार है। रिस्क लेने की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर रिस्क सफल नहीं होता। कई बार आप हारते हैं, कई बार आप टूटते हैं, पर असली सवाल ये नहीं है कि क्या आप गिरेंगे, बल्कि ये है क्या आप फिर से उठेंगे। कैट सुकिल कहती हैं, सफल रिस्क टेकर वे नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वे होते हैं जो हर बार गिरकर और मजबूती से उठते हैं। हर रिस्क में 2 संभावनाएं होती हैं। 1, आप सफल होते हैं, आपको इनाम मिलता है। 2, आप असफल होते हैं, आपको सबक मिलता है। लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ पहले परिणाम के बारे में सोचते हैं, इसीलिए जब दूसरा घटित होता है वे टूट जाते हैं। केट कहती हैं, अगर आप रिस्क लेते हैं तो एक न एक दिन आप असफल होंगे, पर वो असफलता आपको तोड़ेगी या बनाएगी, ये आपकी सोच तय करती है। असफलता के 3 रूप। 1, परिणाम आधारित असफलता, आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ। 2, भावनात्मक असफलता, आपने खुद को निराश किया, महसूस किया। 3, सामाजिक असफलता, लोगों ने आपको जज किया, हंसी उड़ाई। हर रूप कठिन होता है, पर हर असफलता में छिपा होता है एक बीज, सीख का, पुनर्निर्माण का। असफलता के बाद दिमाग अक्सर कहता है, अब मत कर दोबारा ये काम।
तू हार गया, तू काबिल नहीं, लोग क्या कहेंगे। पर केट कहती है, अगर आप कुछ मिनट रुकें, गहरी सांस लें और खुद से बात करें तो आपका दिमाग पुनर्निर्माण मोड में जा सकता है। यह 5 स्टेप्स का एक चक्र है जिससे गुजरकर एक असफल व्यक्ति फिर से तैयार होता है। 1. रियलाइजेशन, यह मानना कि आप असफल हुए। 2. रिफ्लेक्शन, क्या हुआ, क्यों हुआ। 3. रिकवरी, भावनात्मक चोट से उबरना। 4. रिकैलिब्रेशन, रणनीति को सुधारना। 5. रीअटेम्प्ट, दोबारा कोशिश करना। यह चक्र जितनी बार आप दोहराते हैं, आप उतने ही साहसी, बुद्धिमान और मजबूत बनते हैं। मानसिक तौर पर असफलता झेलने की ताकत कैसे बढ़ाएं। 1. सेल्फ कंपैशन, खुद से दयालुता। मैं इंसान हूं, गलती होना स्वाभाविक है। मैंने जो किया उसमें साहस था, नतीजा बाद की बात है। 2. ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। मुझे यह काम नहीं आता, अभी नहीं आता। हर हार मुझे एक कदम करीब लाती है। 3. इमोशनल प्रोसेसिंग करें। रोना है, रोइए। लिखिए, क्या महसूस हो रहा है, क्यों हो रहा है। भावना को दबाइए नहीं, बहने दीजिए। राघव ने 3 साल तक मेहनत से एक ऐप बनाया। लॉन्च के बाद सिर्फ 100 डाउनलोड हुए। निवेशक हट गए, टीम टूट गई। राघव ने खुद से कहा, मैं फेल नहीं हूं, मेरा प्रयोग फेल हुआ है, मैं दोबारा करूंगा, इस बार और बेहतर। 2 साल बाद वही राघव एक नया प्रोडक्ट लेकर लौटा और 5 लाख यूजर बना लिए। रिस्क दोबारा लिया, पर इस बार सीख के साथ। असफलता से पुनर्निर्माण के लिए ये पोस्ट रिस्क रिव्यू करें। क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सीख मिली। 2. सपोर्ट सिस्टम से बात करें। किसी दोस्त, कोच या मेंटर से खुलकर बात करें। 3. रिफ्रेम द फेलियर, इसे नुकसान की बजाय ट्रायल माने। 4. नया गेम प्लान बनाएं। क्या सुधार सकते हैं, नया तरीका क्या होगा। 5. फिर से शुरुआत करें, छोटे कदम से। सेल्फ कॉन्फिडेंस को दोबारा बनाने में वक्त लगता है, धैर्य रखें। असफलता के बाद आगे बढ़ने वाले लोग। 1. थॉमस एडिसन, हजारों बार बल्ब बनाने में फेल हुए। मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। 2. J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने मना किया, पर उसने हार नहीं मानी और अब पूरी दुनिया उन्हें जानती है। 3. महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका में अपमान सहा, फिर भी लड़ाई नहीं छोड़ी। इन सभी में एक बात समान थी, वे गिरे पर फिर उठे। असफलता के बाद खुद को याद दिलाएं, ये अंत नहीं, एक अध्याय है। मुझे इससे बाहर निकलना है, न कि इसमें फंस जाना है। सिर्फ वो नहीं हारते जो गिरते हैं, हारते वो हैं जो उठते नहीं। आप जो जोखिम उठाते हैं वो सिर्फ आपके नहीं होते, उनके पीछे कहीं न कहीं किसी और की परछाई भी होती है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप कोई रिस्क लेते हैं तो वो सच में आपका फैसला है या आपके माता पिता, समाज या दोस्तों की सोच का असर है। कैट सुकेल कहती हैं, हम रिस्क अकेले नहीं लेते, हमारा सामाजिक वातावरण हमें लगातार दिशा देता है। हम सोचते हैं कि हमारे फैसले सिर्फ हमारी सोच पर आधारित होते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि हमारे ज्यादातर निर्णय, विशेष रूप से रिस्क वाले, दूसरों के अनुभव, उम्मीदों और जजमेंट से प्रभावित होते हैं। कोई लड़की विदेश में पढ़ना चाहती है, लेकिन परिवार की राय के डर से रुक जाती है। कोई युवक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, पर समाज के ताने से डरकर नौकरी कर लेता है। कोई आर्टिस्ट अपने असली काम को कभी दुनिया को दिखा ही नहीं पाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है लोग क्या कहेंगे। हमारा मस्तिष्क एक सामाजिक अंग, सोशल ऑर्गन है। हमारी डिसीजन मेकिंग में दिमाग का एक हिस्सा, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, यह जांचता है कि हमारा निर्णय सामाजिक रूप से स्वीकार्य है या नहीं। काइट बताती हैं, हमारा दिमाग रिजेक्शन से डरता है, इसलिए हम ऐसे रिस्क कम लेते हैं जिनमें अकेला पड़ने का डर हो। बहुत बार हम ये सोचकर रिस्क लेते या छोड़ते हैं, बाकी सब यही कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। अगर मैंने अलग किया और वो गलत हुआ तो। जब शेयर बाजार में लोग एक ही स्टॉक खरीद रहे हों, बिना रिसर्च के लोग भी उसी में लग जाते हैं। जब सब कहें यही सेफ ऑप्शन है, तो लोग अपने पैशन का रिस्क छोड़ देते हैं। कैट कहती हैं, हर्ड मेंटालिटी रिस्क को या तो बेवकूफ बना देती है या बेवजह डरावना। अगर आपको बचपन में बार बार कहा गया संभल के चलो, गिर जाओगे, तो आप सावधानी में पले। अगर कहा गया
कोशिश करो, गिरोगे तो उठाना सीखोगे। तो आप रिस्क में पल्ले। यह बचपन की कंडीशनिंग ही तय करती है कि आप रिस्क को जोखिम मानते हैं या अवसर, आप असफलता से डरते हैं या सीखते हैं। केट बताती हैं कि जब आप कोई बड़ा फैसला लेने लगते हैं तो एक पॉज लें और खुद से 3 सवाल पूछें। 1. क्या यह फैसला मेरा है? 2. क्या मैं किसी को खुश करने के लिए ये कर रहा हूं? 3. अगर कोई मुझे जज न करे तो मैं क्या करता? यह आपके सामाजिक प्रभाव और आंतरिक चाहत में फर्क करने में मदद करेगा। काव्या एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर थी। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक जाना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने कहा, डांस में क्या रखा है, एमबीए करो। वो एमबीए कर गई, अच्छी नौकरी मिली, पर दिल अंदर से खाली रहा। 4 साल बाद उसने फिर डांस को पकड़ा और आज एक प्रसिद्ध परफॉर्मर है। पहले उसने भीड़ की सुनी, फिर अपने दिल की। दूसरों की सलाह और दबाव में फर्क समझे। सलाह, एडवाइस, मदद करने की नीयत से दी जाती है, आपके भले की सोच होती है। अंतिम निर्णय आपका होता है दबाव, प्रेशर, अपनी सोच थोपना, जज करना या शर्मिंदा करना, निर्णय की आजादी छीन लेना। सलाह को सुनिए, दबाव को पहचानिए और चुनौती दीजिए। आज के जमाने में कंपैरिजन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। वो ट्रैवल कर रहा है, मैं क्यों नहीं? वो रिस्क ले रहा है और वायरल हो रहा है, मैं क्यों डरूं? उसने स्टार्टअप शुरू किया, मैं पीछे क्यों रहूं? कैट चेतावनी देती है, दूसरों की हाइलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट मत बदलिए। कैट सुकेल की रणनीति, सामाजिक प्रभाव से उबरने के लिए। वेट, डिसीजन जर्नल बनाइए, हर बड़ा फैसला लिखिए, यह मैंने क्यों लिया, किसके लिए लिया। 2. इनर सर्कल डिफाइन करें, सिर्फ उन्हीं 2-3 लोगों की राय लें जो आपकी ग्रोथ को समझते हैं। 3. सोशल डिटॉक्स करें, हफ्ते में 1 दिन बिना सोशल मीडिया के बिताइए, क्लैरिटी बढ़ेगी। 4. साइलेंस टेस्ट अपनाएं, सोचिए अगर दुनिया चुप हो जाए तो आप क्या चुनेंगे। 5. सेल्फ अफर्मेशंस बोलें, मेरी जिंदगी, मेरी राह, मैं अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार हूं, मैं रिस्क लेना सीख रहा हूं, धीरे धीरे, अपने अंदाज में। रिस्क एक बार लेने की चीज नहीं, ये एक सोच है, एक आदत है, एक जिंदगी जीने का तरीका है। अब तक आपने सीखा रिस्क क्या है, क्यों जरूरी है, दिमाग और भावना उसमें कैसे काम करते हैं, असफलता से कैसे उभरा जाता है, रिश्तों, समाज और आदतों का कितना असर होता है। अब अंतिम सवाल, क्या रिस्क लेना एक कला है जिसे सीखा और जिया जा सकता है? और अगर हां, तो कैसे? कैट सुकेल कहती हैं, द आर्ट ऑफ रिस्क इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रेवरी, इट्स अबाउट बैलेंस, सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटेंशनल एक्शन। रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि आप आंख मूंद कर किसी भी खतरे में कूद जाएं। काइट इस फर्क को साफ करती है। प्रकार, लक्षण, नतीजा, रेकलेस रिस्क बिना सोचे, सिर्फ उत्साह में लिया गया अधिकतर हानि या पछतावा, स्ट्रेटेजिक रिस्क जानकारी, समझ और सोच के साथ लिया गया सीख, सफलता और ग्रोथ। सच्चा रिस्क वही है जिसमें आप डरते हैं पर फिर भी सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। रिस्क को आदत में बदलने के 5 स्तंभ। 1. अवेयरनेस, जागरूकता। हर दिन खुद से पूछो, मैं किससे डरता हूं? डर को पहचानना पहला कदम है। 2. इंटेंशन, नियत, रिस्क क्यों ले रहा हूं, ध्यान पाना या बदलाव लाना। 3. इंफॉर्मेशन, सूचना, जितनी जानकारी उतना बेहतर निर्णय, रिस्क लेना साहस है, मूर्खता नहीं। 4. एक्शन, कर्म, सोचो कम, करो ज्यादा, पर रणनीति के साथ। 5. रिफ्लेक्शन, चिंतन, हर रिस्क के बाद खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा, क्या फिर से करूंगा। रिस्क टेकर माइंडसेट का अभ्यास करें। 1. डेली माइक्रो रिस्क्स, हर दिन एक छोटा रिस्क लीजिए, बोलना, पूछना, कोशिश करना। 2. विजुअलाइज सक्सेस एंड फेलियर, दोनों को मेंटली एक्सेप्ट कीजिए। 3. सेल्फ एफर्मेशन बोलिए, मैं समझदारी से रिस्क लेता हूं, रिस्क मेरा विकास है, डर मेरी ताकत का द्वार है। 4. सेलिब्रेट लर्निंग, नॉट जस्ट विनिंग, कुछ नया सीखा तो वह जीत है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। हर बार जब आप किसी स्थिति में खड़े होते हैं जहां विकल्प है, एक आसान और एक चुनौतीपूर्ण, तो सोचिए, मैं अगर रिस्क लूं तो क्या संभव है, क्या मैं इस डर को जीत सकता हूं। हर रोज ये दोहराएं, ऑब्जर्व, असेस, एक्ट, रिफ्लेक्ट, एडजस्ट। यह 5 स्टेप्स आपकी डिसीजन मेकिंग को रिस्क के अनुकूल बनाएंगे। राज, एक सामान्य नौकरी करने वाला इंसान, हर हफ्ते एक नया रिस्क लेने लगा। कभी उसने ऑफिस में सुझाव दिया,
कभी स्टेज पर कविता पढ़ दी, कभी अपनी मां से एक पुरानी बात पर माफी मांगी और एक दिन अपनी स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू कर दिया। आज 2 साल बाद वो वही है, पर बेहतर, बहादुर और ज्यादा जिंदा। रिस्क ने उसकी जिंदगी की धार बढ़ा दी। डर रहेगा, खतरे भी रहेंगे, पर अगर आपने अपनी बात सुनी, अपनी अंतरात्मा की आवाज पहचानी और उस राह पर एक कदम बढ़ाया, तो आप न सिर्फ रिस्क लेंगे, आप जिंदगी को जीना सीख जाएंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लाएंगे एक और किताब की शानदार कहानी।